नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि साउथ चाइना सी में अमेरिका और फ्रांस की घेराबंदी से सहमा चीन, पेरिस ने तैनात की परमाणु पनडुब्बी। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर में देश का हर नियम कानून होगा मान्य, राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में भी पास। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, सही समय पर जम्मू कश्मीर को देंगे पूर्ण राज्य का दर्जा। दोस्तों, हर खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। साउथ चाइना सी में अमेरिका और फ्रांस की घेराबंदी से सहमा चीन, पेरिस ने तैनात की परमाणु पनडुब्बी। जी हां दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में चीन की नापाक चाल के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका और अब फ्रांस का भी साथ मिल गया है। फ्रांस और अमेरिका के इस बढ़ते प्रभाव से चीन सहम गया है। दरअसल फ्रांस ने साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देते हुए परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दिया है। इससे पहले अमेरिका अपने सबसे घातक जंगी पोतों को तैनात कर चुका है। अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा चरम पर पहुंच चुकी है। बाइडेन ने आगे यह भी कहा कि दक्षिण चीन सागर में चीन से मुकाबला करने के लिए यूरोप और एशिया में समान विचारधारा वाले सहयोगी देशों को एक साथ आना चाहिए। अब फ्रांस का अपना परमाणु पनडुब्बी को तैनात करना बाइडेन के आह्वान से जोड़कर देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि फ्रांस के इस कदम से दक्षिण चीन सागर में संघर्ष की आशंका तेज हो गई है और बाइडेन की इस अपील का असर यूरोपीय देशों पर पड़ा है। जानकारों का कहना है कि अमेरिका के बाद अब फ्रांस के आने के बाद से दक्षिण चीन सागर में चीन की नई रणनीति क्या होगी। दक्षिण चीन सागर में परमाणु पनडुब्बी की तैनाती को लेकर फ्रांस ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत यह कदम उठाया गया है। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने ट्वीट करते हुए कहा कि पेरिस का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप है और यह फ्रांसीसी नौसेना की क्षमता का भी प्रमाण है। उन्होंने आगे कहा कि हमारी नौसेना लंबे समय तक ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के रणनीतिकार साझेदार हैं। रक्षा मंत्री पार्ली ने कहा कि फ्रांस की यह कार्रवाई एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा है। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समुद्री सीमा की सुरक्षा करना है। हालांकि उन्होंने किसी भी तरह से चीन के खतरे का जिक्र नहीं किया। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में देश का हर नियम कानून होगा मान्य, राज्य पुनर्गठन विधेयक लोकसभा से भी पास। जी हां दोस्तों, लोकसभा में शनिवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 पास हो गया। इस विधेयक में मौजूदा जम्मू कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा बनाने का प्राविधान है। यह विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अध्यादेश की जगह लेगा, जो पिछले महीने लाया गया था। राज्यसभा से पहले ही यह विधेयक पास हो चुका है। इस विधेयक अमल में आने से मौजूदा जम्मू कश्मीर कैडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी अब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा होंगे। यही नहीं, भविष्य में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए अधिकारियों के सभी आवंटन अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर से होंगे। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर के अधिकारी केंद्र के तय नियमों के अनुसार काम करेंगे। इस विधेयक को क्यों लाया गया? इसकी वजह में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की भारी कमी है, जिसकी वजह से केंद्र की ओर से चलाई जा रही योजनाएं प्रभावित होती हैं। अतः इस कैडर को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम प्रदेशों के कैडर में विलय करने की जरूरत है। इससे दूसरे अधिकारियों को जम्मू कश्मीर में तैनात करने में सहूलियत होगी। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अधिकारियों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, सही समय पर जम्मू कश्मीर को देंगे पूर्ण राज्य का दर्जा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक का राज्य के दर्जे से कोई संबंध नहीं है और उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दिया जाएगा। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि इस विधेयक में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि इससे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, मैं फिर से कहता हूँ कि इस विधेयक का जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे से कोई संबंध नहीं है। उपयुक्त समय पर प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। गृह मंत्री ने 4G इंटरनेट सुविधाएं दबाव में बहाल करने के आरोप पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा कि 2G से 4G इंटरनेट सेवा को विदेशियों के दबाव में लागू किया गया। उन्हें पता नहीं है कि यह संपर्क सरकार नहीं जिसका वह समर्थन करते थे, यह नरेंद्र मोदी की सरकार है जो देश के लिए फैसले करती है। उन्होंने कहा, यहाँ कहा गया है कि अनुच्छेद 370 हटाने के वक्त जो वादे किए गए थे उनका क्या हुआ? मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन पूछना चाहता हूं कि अभी तो अनुच्छेद 370 को हटे हुए केवल 17 महीने हुए हैं। आपने 70 साल क्या किया, उसका हिसाब लेकर आए हो क्या?
शाह ने कहा कि जिन्हें पीढ़ियों तक देश में शासन करने का मौका मिला वे अपने गिरेबान में झांक कर देखें, क्या आप हमसे 17 महीने का हिसाब मांगने के लायक हैं या नहीं। गृह मंत्री ने कहा, मैं इस सदन को फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि कृपया जम्मू कश्मीर की स्थिति को समझे, राजनीति करने के लिए कोई ऐसा बयान ना दे जिससे जनता गुमराह हो। शाह ने कहा कि वैसी अफसरों का भी हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता या हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता क्या। उन्होंने कहा कि अफसरों को हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं और खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। गौरतलब है कि AIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर में आबादी के हिसाब से पुलिस अफसरों की संख्या कम होने का आरोप लगाया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान हिंसा, लाल किले के आरोपियों से पुलिस कर रही है पूछताछ। किसान नेताओं का भी नाम आ सकता है सामने। जी हां दोस्तों, दीप सिद्धू और इकबाल सिंह से हो रही पूछताछ के दौरान लाल किले पर झंडा फहराने की साजिश के पर्दे धीरे धीरे उठने लगे हैं। इस पूछताछ में सामने आ रहे हैं अनेक ऐसे खुलासे जो यह बताते हैं कि साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए कई सप्ताह से लगातार साजिश रची जा रही थी। 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा फहराने की साजिश के तहत 3 से 4 ग्रुप बनाए गए थे, जिनमें से एक ग्रुप दीप सिद्धू द्वारा, ग्रुप इकबाल सिंह और तीसरे ग्रुप में लखा सिधाना तथा चौथे में अन्य नेता शामिल थे। दीप सिद्धू मुरथल से बागपत रोड होते हुए सीधे लाल किला पहुंचा था, जबकि इकबाल सिंह 25 जनवरी को ही दिल्ली आ गया था और एक बड़े गुरुद्वारे में रुका था। पुलिस इस पूरी साजिश के पीछे के आकाओं और फंडिंग करने वालों के बारे में जानकारी जुटा रही है। 26 जनवरी पर लाल किले कांड के मुख्य गुनहगार एक्टर और वकील दीप सिद्धू, पंजाब के एक गुरुद्वारे में ग्रंथी का काम कर चुका इकबाल सिंह जो पुलिस की हिरासत में है, दोनों से पूछताछ के दौरान धीरे धीरे साजिश की कड़ियां आपस में मिलने लगी हैं। इन्हीं कड़ियों को खोलने के लिए इन दोनों को लाल किले ले जाकर भी मौकाए वारदात दिखाकर पूछताछ की गई। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान दीप सिद्धू और इकबाल सिंह बता रहे हैं कि 26 जनवरी पर लाल किले की साजिश का हर वो रहस्य जो अभी तक अनसुलझा था। पूछताछ के दौरान पता चला कि प्रदर्शन की आड़ में कई सप्ताह पहले से ही लाल किले पर चढ़ाई की तैयारी की जा रही थी और इसके लिए 3 से 4 ग्रुप बनाए गए थे। हर ग्रुप के जिम्मे अलग अलग काम दिया गया था। सबका एक ही मकसद था, लाल किले पर झंडा फहराना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आपके मन में सिर्फ हिंदू मुस्लिम और खुद को सेक्युलर कहते हो, ओवैसी पर भड़के अमित शाह। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में AIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा हमला बोलते हुए और कहा कि आपके मन में सब कुछ हिंदू मुस्लिम के रूप में चलता है। शाह ने कहा कि ओवैसी अफसरों का भी हिंदू मुस्लिम में विभाजन करते हैं। उन्होंने कहा, एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता या हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता क्या। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 पर चर्चा करते हुए शाह ने कहा कि ओवैसी अफसरों को भी हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं और खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर में आबादी के हिसाब से मुस्लिम अफसरों की संख्या कम होने का आरोप लगाया था। इस पर जवाब देते हुए शाह ने कहा, ओवैसी साहब अफसरों का हिंदू मुस्लिम में विभाजन कर रहे हैं। आपके मन में सब चीज हिंदू मुस्लिम है, मैं तो समझता हूँ आपको। शाह ने कहा, एक मुस्लिम अफसर हिंदू जनता की सेवा नहीं कर सकता या हिंदू अफसर मुस्लिम जनता की सेवा नहीं कर सकता क्या। अफसरों को हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं और खुद को सेक्युलर कहते हैं। सरकार ने शनिवार को लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2021 को चर्चा एवं पारित करने के लिए पेश किया, जिसमें मौजूदा जम्मू कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों के कैडर का हिस्सा बनाने का प्रावधान है। यह विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अध्यादेश का स्थान लेगा जो पिछले महीने जारी किया गया था। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार मौजूदा जम्मू कश्मीर कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी अब अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों कैडर का हिस्सा होंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से रहना होगा चौकन्ना। चीन भले ही पैंगोंग झील से पीछे हटने को तैयार हो गया, लेकिन LAC पर हालात अभी बने रहेंगे अस्थिर। जी हां दोस्तों, पिछले साल की गर्मियों में से तमाम उतार चढ़ाव के बाद भारत और चीन के बीच तनाव घटने के संकेत मिलने लगे हैं। चीन ने पैंगोंग झील के दोनों छोरों से पीछे हटने का फैसला किया है। इसे दोनों देशों के बीच विवादों का अंत ना माना जाए, बल्कि विवादों की समाप्ति की दिशा में एक शुरुआत के तौर पर देखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देशों के बीच अभी एक ही बिंदु सुलझा है, जबकि तमाम अन्य पहलू अभी भी उलझे हुए हैं। इन पहलुओं को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में भलीभांति उल्लेख भी किया। उन्होंने चीन के साथ विवादों की पूरी सूची गिनाई। चीन को ये मुद्दे सुलझाने के लिए भी तत्परता दिखानी होगी, क्योंकि सिर्फ पैंगोंग झील के किनारों से पीछे हटना काफी नहीं होगा। वास्तव में चीनी गतिविधियों ने द्विपक्षीय संबंधों में अविश्वास का जो भाव भरा है, उसकी भरपाई के लिए चीन को अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। प्रश्न यह उभरता है कि अड़ियल चीन आखिर झुकने के लिए राजी कैसे हुआ। इसका जवाब भारत की व्यापक रणनीति में छिपा है। भारत ने चीन पर कूटनीतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य सहित हर संभव मोर्चे पर दबाव बढ़ाकर उसे पीछे हटने पर मजबूर किया। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत ने क्वाड जैसे संगठन में नई प्राण वायु का संचार किया। चीन की काट के लिए आकार ले रहे इस संगठन में पहले से सक्रिय अमेरिका और जापान के साथ ही भारत ने हाल में मालाबार संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए ऑस्ट्रेलिया को भी आमंत्रित किया।
इससे इस संगठन में नई जान आई और चीन को सख्त संदेश गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने किसानों को किया गुमराह, पहले कृषि कानूनों का करती थी समर्थन, निर्मला सीतारमण। जी हां दोस्तों, लोकसभा में आज बजट सत्र के पहले चरण का अंतिम दिन है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर हुई चर्चा के सवालों का जवाब दिया है। वित्त मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस क्यों पहले कृषि कानूनों का समर्थन करती थी और अब बदल गई। किसानों को इतना ज्ञान देने वाली कांग्रेस बहुत से राज्यों में चुनाव जीतने के लिए कहती थी कि हम कृषि लोन देंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में यह लागू नहीं हुआ। कांग्रेस ने वोट लिया और किसानों को गुमराह किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कर्ज माफी नहीं किया। उम्मीद थी कि कांग्रेस ने इस पर बयान देगी, लेकिन नहीं दिया। उम्मीद थी कि कांग्रेस पराली के विषय पर पंजाब में कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों को कुछ राहत दिलाएगी, मगर ये भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद थी कि हमारे 3 कानूनों में से कम एक बिंदु निकालकर वे बोले किसकी वजह से किसानों को नुकसान होगा, मगर यह भी नहीं हुआ। कांग्रेस बोल सकती थी कि हम हमारे 2 में दामाद और आदेश देकर आए हैं कि जमीन वापस करो, लेकिन वह भी नहीं किया। सीतारमण ने पूछा कि तीनों कृषि कानून आने के बाद एपीएमसी देश भर में कहीं भी बंद हुआ है क्या? कहीं भी बंद नहीं हुआ। मैं पूछ रही हूँ कि यह साबित करें कि कहीं भी अगर एक भी एपीएमसी मंडी बंद हुई हो। हम एपीएमसी का ढांचा बढ़ाने के लिए राज्यों को फंड भी दे रहे हैं। आगे वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट नीतियों पर आधारित है। हमने अर्थव्यवस्था को खोला और कई सुधार किए। भाजपा ने लगातार भारतीय व्यवसाय और अर्थव्यवस्था की मजबूती पर विश्वास किया। यह जनसंघ से मिलकर अभी तक चल रहा है। भारतीय उद्यम जिस सम्मान के हकदार थे, हमने वह दिया। सवाल था कि आपने खेती के बजट को 10,000 करोड़ क्यों कम किया? आपको किसानों की चिंता नहीं है। इसे ठीक से नहीं समझा गया, क्योंकि पीएम किसान सम्मान योजना के शुरू होने से लेकर 10.75 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 1.15 लाख करोड़ ट्रांसफर किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल फतह करने में इंटरनेट मीडिया का पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं अमित शाह। आईटी सेल को दिए जरूरी निर्देश। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह सिर्फ जनसभा और रोड शो के जरिए बंगाल फतह करने की जुगत में नहीं है, बल्कि इसमें इंटरनेट मीडिया का भी पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस बाबत उन्होंने बंगाल भाजपा के आईटी सेल को जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने आईटी सेल को 80,000 व्हाट्सएप ग्रुप तैयार कर बंगाल के 10 लाख मोबाइल उपभोक्ताओं से जोड़ने को कहा गया है। अभिनव तरीके से होगा प्रचार। यह काम मार्च-अप्रैल तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बंगाल के लोगों के बीच भाजपा के पक्ष में अभिनव तरीके से प्रचार किया जाएगा। शाह ने गत गुरुवार को अपने बंगाल दौरे के दौरान कोलकाता के साइंस सिटी ऑडिटोरियम में भाजपा के आईटी सेल के पदाधिकारियों के साथ जरूरी बैठक की थी। उन्होंने आईटी सेल की प्रत्येक टीम को 4 भागों में विभक्त करने की सलाह दी है। आईटी सेल से शाह ने कहा कि सिर्फ उत्साह से चुनाव नहीं जीता जा सकता, प्रचार के नए तरीकों का इस्तेमाल करना होगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आईटी सेल की तरफ से बंगाल के लोगों के मोबाइल में संदेश भेजा जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल के प्रति लगाव को जाहिर करने की कोशिश की जाएगी। ऐसे काम करेगी आईटी सेल। प्रधानमंत्री किस तरह बंगाल को बचाना चाहते हैं और राज्य के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं, यह संदेश बंगाल के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। आईटी सेल की एक टीम का काम राजनीतिक पर्यवेक्षण करना होगा, दूसरी टीम मैसेज के लिए नए नए कंटेंट तैयार करेगी, तीसरी टीम उसके प्रसार का काम करेगी और चौथी टीम मैसेज के प्रसार के बाद उसे क्या प्रतिक्रिया मिल रही है इसका मूल्यांकन करेगी। राज्य के सभी 80,000 पोलिंग स्टेशनों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करने को कहा गया है। शाह के निर्देश के बाद आईटी सेल तैयारी में जुट गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शाहीन बाग गैंग को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की धरने पर पुनर्विचार याचिका। जी हां दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में बीते साल शाहीन बाग में तंबूकनाथ गार्ड रास्ता रोककर हजारों लोग धरने पर बैठ गए थे। इसको लेकर आसपास के रहने वाले लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा था। बाद में कोरोना संक्रमण के सामने आने पर शाहीन बाग धरना पुलिस प्रशासन की मदद से खत्म कराया गया। इसके खिलाफ लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थकों ने याचिका दायर की थी, जिसका फैसला खिलाफ आया था। इसी फैसले को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की गई, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस तरह सर्वोच्च अदालत ने पिछले साल अक्टूबर के महीने में शाहीन बाग पर दिए गए फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था अपने फैसले में। इस फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धरना प्रदर्शन लोग अपनी मर्जी से किसी भी जगह नहीं कर सकते। धरना प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। गौरतलब है कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि धरना प्रदर्शन के लिए जगह चिन्हित होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या समूह इससे बाहर धरना प्रदर्शन करता है तो नियम के मुताबिक उन्हें हटाने का अधिकार पुलिस के पास है। धरना प्रदर्शन से आम लोगों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। धरने के लिए सार्वजनिक स्थान पर कब्जा नहीं किया जा सकता। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के सीएए विरोधी आंदोलन को गैर कानूनी बताया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार करने के लिए चुनौती दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। 3 न्यायाधीशों एसके कौल, अनिरुद्ध बोस, कृष्ण मुरारी की बेंच ने याचिका खारिज की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूछताछ में बड़ा खुलासा,
फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का फोन यूज कर रहा था दीप सिद्धू। जी हाँ दोस्तों, लाल किला हिंसा को लेकर दीप सिद्धू ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। उसने कहा है कि उसने अपना मोबाइल सोनीपत में ही बंद कर दिया था। इसके बाद उसने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया। सिद्धू ने कई लोगों के नामों से फोन लंबे समय तक चलाए थे। इसके अलावा क्राइम ब्रांच को पूछताछ में ये भी ज्ञात हुआ है कि सिद्धू ने व्हाट्सएप और मैसेंजर पर 2 ग्रुप बनाए हुए थे, जिसमें आरोपी लक्का सधाना और जुगराज भी जुड़े हुए थे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जुगराज ही वो आरोपी है जिसने लाल किले पर निशान साहिब का झंडा फहराया था। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों की माने तो ये ग्रुप हिंसा की घटना से काफी पहले ही बना लिए गए थे। इसमें हिंसा की साजिश रचने की बात भी हुआ करती थी। पुलिस पुख्ता जानकारी जुटाने के लिए सिद्धू के मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज रही है ताकि ग्रुप में होने वाली बातों का पता लगाया जा सके। माना जा रहा है कि इन ग्रुप्स में ही आरोपियों ने लाल किला हिंसा की साजिश पहले से ही रच ली थी। हालांकि इस बात की पुष्टि फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद ही हो सकेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के पराक्रम के आगे झुक गया ड्रैगन, ऐसे काम आई शानदार रणनीति। जी हां दोस्तों, बीते 10 महीने से भारत और चीन के बीच सीमा पर जो विवाद बना हुआ था उसकी अब खत्म होने की उम्मीद नजर आने लगी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश को जानकारी दी है कि भारत और चीन दोनों की सेनाएं LAC पर अपनी अपनी मौजूदा स्थिति से पीछे हटने को तैयार हो गई है। यानी चीन अब पैंगोंग लेक से पीछे हटने को राजी हो गया है। सवाल ये कि आखिर चीन इतनी आसानी से पीछे हटने को तैयार कैसे हो गया। आइए जानते हैं इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी। चट्टानी इरादों और भारतीय रणबांकुरों के शौर्य के आगे आखिरकार ड्रैगन को डरना ही पड़ा। वो जिस इरादे से पैंगोंग लेक और LAC की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था, वो इरादा छोड़कर उसे अपने कदम पीछे खींचने ही पड़े। और इस तरह करीब 10 महीने से जारी भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद अब अपने खात्मे की तरफ बढ़ चला है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को संसद में ऐलान किया कि भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में जारी सीमा विवाद को खत्म करने पर अब सहमत हो गए हैं और अब दोनों ही देशों की सेनाएं पैंगोंग लेक के नॉर्थ साउथ इलाके से पीछे हट जाएंगी। चीन के जिद के चलते इस विवाद की शुरुआत पिछले साल अप्रैल महीने में शुरू हुई थी। तब चीन ने पैंगोंग लेक के पास तय LAC को पार करने की हिमाकत की थी। चीन पुरानी LAC को मानने से इनकार कर रहा था और फिंगर 4 तक आ चुका था। यहाँ तक कि उसने वहाँ कैंप बनाने भी शुरू कर दिए थे। इसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों के बीच जबरदस्त तनाव पैदा हो गया। दोनों ही देशों ने यहाँ हजारों जवानों की तैनाती कर दी। दोनों देशों की फौज के बीच झड़पें भी हुई, गोली भी चली। गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए। चीन के जवानों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन अब आखिरकार ये विवाद खात्मे की तरफ है। असल में LAC फिंगर 8 तक है, लेकिन चीन इसे मानने से इनकार कर रहा था। अब हिंदुस्तान के मजबूत इरादों के आगे बेशक ड्रैगन कदम निकलने लगा हो, लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो क्या रणनीति रही जिसके चलते चीन को सीमा का विवाद खत्म कर पीछे हटने के लिए राजी होना पड़ा। आइए हम आपको बताते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पैंगोंग के बाद अब डेप्सांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से चीन की छुट्टी करेगा भारत। जाने कब हो सकती है वार्ता। जी हां दोस्तों, पैंगोंग लेक इलाके से सेनाओं की वापसी शुरू होने के बाद सेना ने अब 3 अन्य स्थानों डेप्सांग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग से टकराव खत्म करने और सेनाओं की पूर्ण वापसी और पेट्रोलिंग को लेकर रणनीति बनाने पर कार्य शुरू कर दिया है। सेना के सूत्रों ने कहा कि इस महीने के आखिर में दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच 10वें दौर की वार्ता हो सकती है, जिसमें ये स्थान चर्चा का विषय होंगे। LAC पर 4 स्थानों पर टकराव की स्थिति बनी हुई थी। इनमें सबसे ज्यादा टकराव पैंगोंग लेक इलाके में था, लेकिन इसके अलावा डेप्सांग में भी सेनाएं आमने सामने हैं। हालांकि वहां टकराव के दौरान यथास्थिति में बदलाव नहीं हुआ था, जबकि गोगरा और हॉट स्प्रिंग में सेनाएं पहले थोड़ा पीछे हटी हैं। लेकिन इन इलाकों में भी मई 2020 से पहले की स्थिति अभी बहाल होनी बाकी है। कहने का तात्पर्य ये है कि पैंगोंग में पूर्व की स्थिति बहाल होने का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन बाकी 3 इलाकों पर भी अभी वार्ताओं के दौर होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र सिंह के अनुसार पैंगोंग से दोनों सेनाओं के बीच टकराव खत्म होने के समझौते के बाद अब बाकी जगहों पर भी तनाव घटने की उम्मीद है। पैंगोंग में भारतीय सेना ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर जिस प्रकार पोजीशन संभाल ली थी, उस स्थिति में चीनी सेना के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। यदि वास्तव में चीन तनाव को खत्म करने के इच्छुक हैं, तो अगली बैठकों में 3 स्थानों पर भी पूर्व की स्थिति जल्द कायम हो जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक दिन पहले संसद में कहा था कि पैंगोंग से सेनाओं की पूर्ण वापसी होने के बाद शेष बचे मुद्दों पर भी बात होगी, जिसमें उनका इशारा इन्हीं स्थानों को लेकर था। पैंगोंग के खाली होने के 2 दिनों के भीतर वरिष्ठ कमांडर स्तर की बातचीत में इन मुद्दों पर चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार इसके बाद भारत की तरफ से गश्त को बहाल करने पर जोर दिया जाएगा। मौजूदा समझौते में फिंगर क्षेत्र में गश्त को फिलहाल स्थगित रखने का फैसला किया गया है, लेकिन राजनयिक स्तर पर वार्ता के बाद इसे फिर से पूर्व की स्थिति में शुरू किया जाएगा। पूर्व में भारत फिंगर 8 तक गश्त करता रहा है, जबकि
चीन फिंगर 4 तक गश्त करता रहा है। गश्त दोनों के अपने अपने दावों के आधार पर की जा रही थी, इसलिए जब तक सीमा का विवाद सुलझ नहीं जाता, भारत इस स्थिति को कायम रखना चाहता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लोकसभा में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, देश को आत्मनिर्भर बनाएगा यह बजट। जी हां दोस्तों, संसद का बजट सत्र चल रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब दे रही हैं। उन्होंने कहा कि ये बजट महामारी के बावजूद देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। एक पार्टी की सरकार में दामाद को कई राज्यों में जमीनें मिली, मैं आपको उसके डिटेल्स दे सकती हूँ। दरअसल हमारे दो ये हैं, हम 2 लोग पार्टी की देखरेख कर रहे हैं, बाकी के 2 लोग दूसरी चीजों को देखेंगे, लेकिन हमारी पार्टी ऐसा नहीं करती है। पीएम स्वनिधि योजना इसका ट्रेलर है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।